और खबरों की शुरुआत करेंगे बिपरजॉय तूफान से, जिसके आने से पहले ही महाराष्ट्र और गुजरात के कोस्टल जो इलाके हैं वहां पर लहरें उफान पर हैं। फिलहाल मौसम विभाग ने भी सौराष्ट्र, कच्छ और पश्चिमी गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। गुजरात में तूफान को लेकर कैसी है तैयारी, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से केतन जोशी, और साथ ही दिल्ली में केंद्र सरकार भी फुल एक्शन मूड में है। तो दिल्ली में क्या चल रहा है ये बताएंगे असीम मनचंदा। लेकिन सबसे पहले हालात जानने के लिए चलते हैं अहमदाबाद, जहां पर केतन जोशी इस वक्त हमारे साथ हैं। केतन, गुजरात में बिपरजॉय तूफान को लेकर क्या अपडेट इस वक्त आपको मिल पा रहा है? देखिए, तूफान है वो लगभग आने की तैयारी है, इस तरह का मौसम विभाग का जो अनुमान है, और इसीलिए जो खासकर कच्छ में ये हिट करेगा 15 तारीख को, तो अभी से प्रशासन ने कमर कस ली है। गुजरात के 6 जिले जो कि सौराष्ट्र रीजन में पड़ते हैं, खासकर पोरबंदर है, द्वारिका है, मोरबी है, राजकोट है, जामनगर है, इस जिले के अंदर एक एक मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है, जो कि राउंड द क्लॉक वहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम 2 से लेकर 3 टीम है, हर जिले में पहुंचाई गई है, और जो कोस्ट गार्ड है वो भी हेलीकॉप्टर के जरिए है मॉनिटरिंग कर रहा है। तूफान जब हिट करेगा गुजरात के कोस्टल एरिया में, सौराष्ट्र के कोस्टल एरिया में, तो उसकी जो स्पीड रहेगी वो 135 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। तो बहुत ही बड़ा तूफान आने की आशंका है। 9 और 10 नंबर का सिग्नल भी लगाया गया है इन सभी पोर्ट के ऊपर, और कुल जो पोर्ट के ऊपर जो सिग्नल चिन्हित किए जाते हैं उसमें सबसे खतरनाक जो कोई सिग्नल है तो 8 से लेकर 11 है। तो अभी 9 से 10 नंबर के सिग्नल है वो ज्यादातर पोर्ट के ऊपर है, यानी कि तूफान होगा वो बहुत ही भयानक होगा और नुकसानदेही होगा। साथ ही साथ बारिश भी आएगी। सौराष्ट्र के राजकोट, जामनगर और द्वारिका में कुछ कुछ जगह पर बारिश की भी खबरें हैं। जो कच्चे मकान है वो भी थोड़े बहुत टूटने की बात आ रही है। इसी बात को मद्देनजर सरकार कल से ही स्थानांतरित प्रोग्राम शुरू करेगी। तो हजारों लोग जो 0 से 5 किलोमीटर और 5 से 10 किलोमीटर जो समुद्र से दूर है, इस डेफिनेशन के अंदर सबको स्थानांतरित किया जाएगा। तो कल से ये भी अभियान लगातार शुरू होगा। प्रधानमंत्री ने बैठक की थी जिसमें भूपेंद्र भाई पटेल से भी उन्होंने बातचीत की कि आखिरकार किस तरह की तैयारियां है। तो एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और सारे स्थानिक प्रशासन है वो अभी अपनी तैयारियां जोरों पर कर लिया है, और हजारों लोगों को कल से कोस्टल बेल्ट से दूर एक सलामत स्थान पर ले जाने की कवायद भी शुरू हो जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 80 और 90 के दशक में जो कच्छ में तूफान आया था, उसी तर्ज पर बड़ा तूफान आने की आशंका है, और प्रशासन ने कम से कम नुकसान हो इस बात की तैयारियां अभी से शुरू कर ली है। स्कूल और कॉलेज है सौराष्ट्र में लगातार 3 दिन तक बंद रहेगी, और जो कुछ स्कूल है उनको खोला गया है। जो तटीय इलाके में रहते हैं उनको वहां स्थानांतरित करके रखने की एक तैयारी अभी कर ली गई है। तो हम कह सकते हैं कि तूफान तो बड़ा है, लेकिन तूफान से कम नुकसान हो ऐसी तैयारी भी गुजरात सरकार ने कर ली है। जी आप बने रहे हमारे साथ केतन। गुजरात सरकार के अलावा जो केंद्र सरकार है उसका क्या प्लान है बिपरजॉय को लेकर? दिल्ली में भी क्योंकि सरगर्मी बेहद बढ़ गई है, तो केंद्र सरकार ने भी तूफान को लेकर जो तैयारी की है वो किस तरीके की है? सरकार की तैयारी ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं असीम मनचंदा। असीम, तूफान से निपटने के लिए केंद्र का क्या प्लान है? देखिए, कुछ दिनों पहले ही तूफान बिपरजॉय अरब की खाड़ी के अंदर सक्रिय हुआ था। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि इससे देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये पाकिस्तान की तरफ निकल जाएगा। लेकिन तूफान ने अब अपना रास्ता बदल लिया है। ये गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर अपनी लैंडिंग करने जा रहा है। वहां के 6 जिलों में इसको लेकर के ऑलरेडी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तूफान ने ऑलरेडी विकराल रूप अपना धारण कर लिया है। इस दौरान आंधी, तूफान, बारिश होगा। जो तूफान है, वो जो आंधी है वो 150 से लेकर के 160 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलेगी, तो इससे काफी नुकसान भी पहुंच सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने आज बैठक की, खासतौर पर कि इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, आईएमडी के अधिकारी, एनडीआरएफ के अधिकारी शामिल थे। उन्होंने देखा कि कहां पर इसका नुकसान का आकलन जो है, नुकसान पहुंच सकता है, और उसको देखते हुए एक डिटेल प्लान तैयार करने के लिए उन्होंने कहा कि नुकसान से किस तरह से लोगों को बचाया जा सकता है। तो जल्दी ही आप इसके ऊपर एक एक्शन प्लान लागू होता हुआ देखेंगे, ताकि लोगों को नुकसान से बचाया जा सके।
जी, तो आ रहा है बिपरजॉय, लेकिन कम नुकसान कैसे हो इसको लेकर राज्य में और साथ ही केंद्र के स्तर पर तैयारियां जोरों पर। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका केतन, और आप हमारे साथ बने रहे असीम, क्योंकि दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाने वालों को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगाने की बात कही है। कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले को पलटते हुए इस पर रोक लगा दी है। डिटेल लेते हैं इस खबर पर, एक बार फिर चलते हैं। असीम इस वक्त भी हमारे साथ बने हुए हैं। असीम, बताएं जरा क्या है सुप्रीम कोर्ट का ये पूरा आदेश? फरवरी में दिल्ली सरकार ने आदेश जारी करते हुए बाइक एग्रीगेटर जैसे रैपिडो, ओला, उबर की बाइक टैक्सी सर्विसेज के ऊपर रोक लगा दी थी। दिल्ली सरकार का कहना था कि ना इनके पास किसी तरह का कोई कमर्शियल लाइसेंस है, ना इसको लेकर के किसी सर्विसेज देने की कोई पॉलिसी है, ऐसे में सर्विसेज नहीं दी जा सकती हैं। दिल्ली सरकार के इस आदेश को टैक्सी कंपनियों ने तो दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जब तक सरकार नई पॉलिसी नहीं लेकर के आती, कंपनियां सर्विसेज जारी रख सकती हैं। लेकिन इसके बाद दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना कमर्शियल लाइसेंस के सर्विसेज नहीं दी जा सकती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को पर रोक लगा दी है। अब हालांकि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि 31 जुलाई तक कंपनियां के लिए एक पॉलिसी लेकर के आ जाएगी, जिसके बाद कंपनियां अपनी सेवाएं दे पाएंगी। तो 31 जुलाई तक कंपनियों को या दिल्ली वालों को यूं कह सकते हैं कि इंतजार करना पड़ेगा। उनको रैपिडो, ओला और उबर की बाइक टैक्सी सर्विसेज नहीं मिलेंगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और अब बात करते हैं बाजार की, जहां कारोबारी हफ्ते के पहले दिन दायरे में कारोबार रहा। इसी के साथ बाजार बढ़त के साथ आज बंद हुआ। सेंसेक्स 99 अंक चढ़कर 62,725 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 38 अंक चढ़कर 18,602 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी आईटी, रियलिटी, मेटल शेयरों में रही। बैंकिंग, फार्मा शेयरों पर आज दबाव देखा गया। मार्केट का पूरा एक्शन समझने के लिए चलते हैं यतिन के पास। यतिन, बताएं जरा सेक्टर्स का आज कैसा मूड माहौल रहा? तो आज अगर बाजार की बात करें तो काफी अच्छी फुटिंग पे बाजार की शुरुआत हुई है इस हफ्ते। इनफैक्ट स्मॉल और मिड कैप इंडिसेस में आपने फिर से एक बार आउट परफॉर्मेंस देखा। जहां तक कि मिड कैप स्टॉक्स का सवाल है और लार्ज कैप स्टॉक्स का सवाल है, शुरू करते हैं निफ्टी गेनर्स के साथ। बीपीसीएल, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, एनटीपीसी जैसे काउंटर्स में अच्छी मोमेंटम रही। इनफैक्ट एनटीपीसी में आज 52 हफ्तों का सबसे ज्यादा लेवल, बड़ा लेवल आता हुआ दिखाई पड़ा, तो काफी अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में। हालांकि फ्लिप साइड पे पावर ग्रिड, एलएनटी, सिप्ला, मारुति सुजुकी जैसे काउंटर्स में हल्की फुल्की मुनाफा वसूली आपको देखने को मिली। लेकिन एक्शन, जैसे कि मैंने पहले कहा, आपको मिड कैप इंडेक्स में दिखाई दे रहा है। सुज़लॉन एनर्जी आज फिर से 10% ऊपर। डिलीवरी, पीएनबी हाउसिंग, केसी इंटरनेशनल जैसे स्टॉक्स में भी अच्छा खासा ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा। फ्लिप साइड पे ब्लॉक डील के बाद गो फैशन इस स्टॉक में आपको दिखाई पड़ा 5% का दबाव। त्रिवेणी टर्बाइन, केआरबीएल और प्रिज्म जॉनसन वो दूसरे शेयर्स हैं जहां थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ नजर पड़ा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका यतिन। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा रहा जो मार्केट का मूड माहौल। और लेकिन इस बीच कमजोर मॉनसून, एल नीनो के अनुमान से चीनी के दाम में तेजी देखने को मिली है। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पर चीनी के सबसे बड़े एक्सपोर्टर देश ब्राजील और भारत में उत्पादन घटने का अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही फेस्टिवल में मांग बेहतर रहने से चीनी के दाम में इजाफा होते हुए दिख सकता है। क्या है ये पूरी खबर, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ी हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता। मनीषा जी, बताएं जरा आने वाले दिनों में चीनी की कीमतों को लेकर क्या कुछ तेजी रहेगी, देखने को क्या कुछ मिलेगा? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पिछले एक हफ्ते में 5.5% का इजाफा हम चीनी में होता हुआ देख चुके हैं। और ये तब जब यूएस मेट डिपार्टमेंट ने क्लियर किया कि एल निन्यो यहाँ पर लॉन्च हो चुका है, जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर मीट हो चुके हैं। और इसका असर ऐसे पड़ सकता है कि जो दो बड़े उत्पादक देश हैं चीनी के, ब्राज़ील और भारत, दोनों में ही वेदर इम्पैक्ट रह सकता है। ब्राज़ील में ज़्यादा बारिश या फ्लड्स हो सकते हैं और भारतीय बाजारों में हम यहाँ पर कम बारिश या ड्रॉट जैसी सिचुएशन बनता हुआ देख सकते हैं। ऑफकोर्स एल निन्यो आगे जाकर किस तरह से होता है इसके ऊपर तो बाजार की नजर रहेगी ही, लेकिन एक सेंटिमेंट इम्पैक्ट रहा। हमने फंड मैनेजर्स की तरफ से अच्छी खासी खरीदारी चीनी में आते हुए देखी और हम 11 साल के हाई से बहुत दूर नहीं हैं जो कि ग्लोबल मार्केट्स में चीनी ने मई के लास्ट हफ्ते में यहाँ पर छुए थे। इसके अलावा अगर आप रिपोर्ट्स भी देखें तो इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पिछले सीजन का जो सरप्लस था वो काफ़ी हद तक घट गया है। नियरली यहाँ पर 4.5 मिलियन टन का सरप्लस होने की बात की गई थी, वो अब
अब जो घट के 8,000 टन रह गया है, 800,000 टन सिर्फ रह गया है। इसके अलावा जो USDA की रिपोर्ट है, यानी कि US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट है, उनका मानना है कि अगले सीजन में यहाँ पर उत्पादन में तो 6% का इजाफा होगा, लेकिन कंजम्पशन करीबन 2.5% बढ़ सकती है, जो कि रिकॉर्ड कंजम्पशन होगी। और अगर हम क्लोजिंग स्टॉक देखें तो वो 5 साल में सबसे कम रह सकता है, जिसमें 15% की गिरावट की भी एक्सपेक्टेशन है। तो जिस तरफ भी आप देखें, चाहे वो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं, इंडियन प्रोडक्शन है, या फिर एथनॉल डाइवर्जेंस है जो कि ज़्यादा रहने की उम्मीद भी है, इन सब का फ़ायदा चीनी के प्राइसेस में मिलता हुआ आगे जाके नज़र आएगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका मनीषा जी। लेकिन इन सबसे अलग इधर ISMA के प्रेसिडेंट आदित्य झुनझुनवाला का कहना है कि अभी देश में लगभग 150 लाख टन चीनी का स्टॉक मौजूद है और चीनी की कोई कमी फिलहाल तो नहीं दिख रही है। तो अगर आप देखें, हमारी जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है 275 लाख टन की है। उसके अलावा हमने इस बार 42 लाख टन हमने डाइवर्ट किया है एथनॉल के लिए। जो हमारे पास शेष बचा है उसको हमने एक्सपोर्ट किया है। तो जहां तक हमारा बैलेंस है, आज भी 1 जून को देश में 150 लाख टन चीनी की मात्रा अवेलेबल है, जो कि अगले 4 महीनों के लिए अगर हम रिक्वायरमेंट देखें तो जो हमारी 90 से 95 लाख टन की होती है। तो इस तरह से 1 अक्टूबर को सिचुएशन हमारी काफी कंफर्टेबल सिचुएशन में रहते हैं हम, जहां तक चीनी के स्टॉक की सिचुएशन है। और अब बात करेंगे G20 बैठक की, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हो रही है। यहां विदेश मंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक और सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक हो रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने G20 की इस बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया, जहां पीएम ने G20 के मेहमानों का मदर ऑफ डेमोक्रेसी के सबसे पुराने शहर में स्वागत किया। तो वहीं इस मौके पर पीएम ने यह भी कहा कि मुझे खुशी है कि G20 का विकास एजेंडा काशी तक पहुंच गया। हम दुनिया के विकास में हर संभव मदद को तैयार हैं। Kashi has been a center of knowledge, discussion, debate, culture and spirituality for centuries. It has the essence of India's diverse heritage and serve as a convergence point for people from all parts of the country. I am delighted that the G20 development agenda has reached Kashi as well. और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां पर अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले कांग्रेस ने जबलपुर में अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। आज कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जबलपुर पहुंची। उन्होंने सबसे पहले नर्मदा पूजन किया और उसके बाद लोगों को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के लोगों से 6 वादे किए हैं। इसमें किसानों को कर्ज माफी, 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का, 200 यूनिट बिजली का हाफ बिल, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और पुरानी पेंशन लागू करना शामिल है। ये 5 बड़े वादे उनके। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर जोरदार हमला भी बोला। इतने सारे घोटाले हैं, इतनी लंबी लिस्ट है घोटालों की, इसे मोदी जी ने बताया और इसमें कहा कि लंबी तो ये लिस्ट है। इधर हरियाणा में किसानों की मांग को लेकर आज एक बड़ी पंचायत हुई। इसमें यह फैसला किया गया है कि एमएसपी को लेकर अगर कानून नहीं बना तो जल्द बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसमें राज्य के कई किसान नेता साथ आए, साथ ही पहलवानों ने भी किसानों का इसमें साथ देने का ऐलान किया। खुद बजरंग पुनिया यानी कि पहलवान यहां पर महापंचायत में आए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार एमएसपी पर कानून जल्द से जल्द बनाए। हमने वो कहा है कि जो भारत सरकार ने एमएसपी लागू की है उस पे कानून बना दे। हमने यही तो कहा। भारत सरकार ने बार बार कह रही कि हम रेट बढ़ा रहे,
देश को गुमराह कर रही है। हमने कहा कि जो आपने एमएसपी तय की उस पर आप कानून बना दो, एमएसपी गारंटी कानून। ये जब तक नहीं बनेगा ये किसान आंदोलन करता रहेगा, देश में बड़े आंदोलन की फिर जरूरत पड़ेगी। देखिए, हम अपना समर्थन देने के लिए आए हैं और हम भी किसान परिवार से, हम भी जो किसान हमारे भाई खड़े हैं रोड पे, हम उनके साथ खड़े हैं। और पेट्रोल डीजल लेते वक्त रहिए सावधान, कैसे हो रही है ठगी ये बताएंगे हम आपको ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल भरवाते वक्त चौकन्ना रहिए। लोकल सर्किल के एक सर्वे रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि आधे से ज्यादा ग्राहकों को लगता है कि साल भर में कम से कम एक बार पेट्रोल पंप पर उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। 14% ग्राहकों ने कहा कि साल में कम से कम एक बार बिना मीटर जीरो किए पेट्रोल भरना शुरू कर दिया गया, जबकि 52% ग्राहकों ने पेट्रोल भरवाने के बाद सामान्य से कम माइलेज मिलने की शिकायत की। अब सर्वे की बात तो हमने आपको बताई, लेकिन अब आपको दिखाते हैं ग्राउंड पर लोगों की क्या कुछ राय है, वो भी आप सुनिए। किसी पेट्रोल पंप से हमने डलाया है 500 रुपए का, तो मेरी गाड़ी 150 किलोमीटर चली है। किसी पेट्रोल पंप से मैंने 500 का भरा है, मेरी गाड़ी 80 किलोमीटर चलती है। नहीं, कभी कभी एक तो पेट्रोल पंप पे हुआ हमारे साथ ऐसा। अभी मेरी गाड़ी में तेल था, मतलब कम था, पर मैंने गिराया तो मैंने 1500 रुपए गिराया तो उसमें कट मार गया। क्या मैंने कि भाई कह रहा है ये ऑटो कट हो गया। मैंने कहा ऑटो कट तो जब होता है फुल हो जाती है, तो वो मीटर टेम्परिंग है। वो मुझे नहीं लगता, मतलब ऐसा होता, मैं रेगुलरली यहाँ से भरवाता हूँ। नहीं सर, जी ऐसा नहीं, मैं स्पेशली इसी पेट्रोल पंप पर इसलिए आता हूँ क्योंकि और पेट्रोल पंप पर मैं जाता हूँ ना, ये त्रिलोकपुरी है, चिल्ला में है, तो वहाँ पर कुछ मुझे कमी लगती है कि पेट्रोल कम डला है। नहीं, ऐसा तो नहीं, खैर जीरो तो खैर दिखाते हैं हर जगह पे। और कभी लगा ऐसा? कभी एक बार शादरा पेट्रोल पंप पे हुआ था, वहाँ थोड़ी दिक्कत लगी थी मेरे को। बस क्या दिक्कत लगी थी? मेरे को कम डला है। मतलब कैसे पता चला? मतलब मेरे को लगा, मतलब जितना अपना उठना चाहिए सुई पेट्रोल की उतनी नहीं उठी थी। हाँ, ये तो आपने आम लोगों की बातें यहां पर सुनी, लेकिन हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने सर्वे की रिपोर्ट पर ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से जब बात की तो उन्होंने सर्वे की रिपोर्ट को आम धारणा पर आधारित बताते हुए इसे खारिज कर दिया। देखिए, जहाँ तक आपने एक सर्वे की बात की है, मुझे नहीं मालूम उस सर्वे का क्या तथ्य है और कैसे है। हाँ, ये बात जरूर है कि ग्राहकों की कुछ शिकायतें रहती हैं और शिकायतों के निवारण के लिए और शिकायतें ऐसी ना हो और ग्राहक को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली और इन्फॉर्मेशन देकर ज़्यादा सख्त किया जा सके, ज़्यादा उसको आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसका सहयोग कर सकें और ज़्यादा उसको उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ा सकें क्वालिटी क्वांटिटी पे। इसके लिए हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी तीनों और बल्कि प्राइवेट कंपनी सभी लोग इस पे रहते हैं। अब आप देखिए कि जैसे कि आपने पहले बताया कि साहब मुझे कहीं एक साल में ऐसा लगा कि कम मिला है, तो कम मिला है तो खैर शिकायत हम पंप वालों को मिलेगी क्योंकि उनको लगता है कि पंप पे ही कुछ ना कुछ कारण से वो कम आया हुआ, चाहे वो पार्किंग में उसकी गाड़ी से चोरी हो गई है, चाहे वो ड्राइवर चोरी कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली एलिगेशन पंप वाले पे आता है। क्या ऐसे सिस्टम बनाएंगे जिसमें कस्टमर्स को ज्यादा विश्वास हो? किस तरह के चीजें टेक्नोलॉजी हैं इसमें? देखिए, जहाँ तक हमारे यहाँ पर एक क्वांटिटी का कोई इशू है तो 5 लीटर का मेजर बहुत सालों से है, आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी के लिए 5 लीटर का मेजर बहुत लोग नहीं मांगते हैं, तो आपके पास हमारा ऑटोमेशन में है सारे पंप। जितना भी आपका रिकॉर्ड है, चाहे आपने 25 दिन 50 दिन या महीने भर भी पेट्रोल डलवाया है और आपको थोड़ा सा भी शक है, आपको जो टाइम याद है और ये याद है कि किस नोजल से आपने डलवाया था, तो आप आ जाकर हमारे एक बैक हैंड पे सिस्टम होता है जिससे कि आप अपने कि आपकी जीरो डला या नहीं डला, जीरो था या नहीं था, या कितनी क्वांटिटी पेट्रोल की डली, ये आप आके चेक कर सकते हैं। और अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट जीन ट्विंगी ने खुलासा किया है कि आज कम से कम 95% जो टीनेजर्स हैं वो सोशल मीडिया पर हैं। इनमें से जो लोग एक सीमा से ज्यादा वक्त यहां पर बिताते हैं वो डिप्रेशन का खतरा उनको है। आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा, शाम 5:57 पर। और भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। जापान में एशिया कप चैंपियनशिप पर भारत ने खिताबी जीत हासिल की है। टीम इंडिया ने यहां पर फाइनल में 4 बार की चैंपियन दक्षिण कोरिया को 2-1 से हरा दिया। इससे पहले दिग्गज जापान को भी भारतीय टीम ने हराया था। प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गजों ने इस जीत पर खुशी जताई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।